बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, जिस पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज यही कहता हूं कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, चाहे आप लोकल हैं तो ब्रैडफर्ड ऑफिस आइए, अगर आप कहीं से हैं किसी और जगह से या आउट ऑफ द कंट्री हैं तो आप फ़ोन अपॉइंटमेंट जो है, फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। और हमारा ऑफिस जो है फ़ोन अपॉइंटमेंट की और फेस टू फेस मिलने की फ़ीस चार्ज करते हैं जी। और टॉपिक क्या है आज का कि स्पाउस वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, पार्टनर का वीज़ा आप जब अप्लाई करते हैं, अनमैरिड पार्टनर का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, फियांसे वीज़ा जिसको कहते हैं, मंगेतर का वीज़ा जिसको कहते हैं, वो आप अप्लाई करते हैं। आप चूँकि यूके है, यहाँ पे हर तरह की आज़ादी है। आप नमस्कार भी कह सकते हैं, सत श्री अकाल भी करते हैं, और जी आयानु भी कही तो अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप चाहें तो मेल हो के मेल से भी यहाँ पे शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की से शादी कर सकती है, चूंकि ये आज़ाद कंट्री है। मैं चूंकि यहाँ पे इमिग्रेशन वकील हूँ, लॉयर हूँ, तो इसलिए मैं कानून की बात करता हूँ। इसलिए बहुत से लोग जो हैं जब नीचे कमेंट्स कर देते हैं कि जी ये गे की मैरिज जो है ये हराम है या फलां है। अब मैं तो वकील हूँ, मैंने तो कानून की बात करनी है ना, तो मैंने सब कानून बताना होता है। इसलिए ज़ाती फलसफा ना चढ़ाया करो, कानून को कानून पे ही रहने दें। यूके लॉ के मुताबिक यहाँ पे अगर कोई मेल है तो वो अब मेल के साथ जो है शादी कर सकता है, और उसका भी स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकता है अगर शादी हुई है। अगर नहीं हुई तो मंगेतर का वीज़ा भी जो है, फियांसे वीज़ा भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सो फार अल्हम्दुलिल्लाह स्पाउस वीज़ा के हवाले से, पार्टनर वीज़ा के हवाले से, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा या इस तरह के जितने मैरिजेस फैमिली वीज़ास होते हैं, उसमें सो फार अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी जो है वो 99.9% जो है वो सक्सेस रेट है। क्योंकि मैं कोशिश मेरी यही होती है कि केस को इस तरीके से किया जाए ताकि उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो निश्ता हो ना हो। टॉपिक क्या है आज का? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है, जो आज आज 9 अप्रैल, आज के मुताबिक जो है योर एनुअल फाइनेंशियल रिक्वायर इज 18,600 जो है वो आपकी होनी चाहिए। लेकिन 2 दिन के बाद, ऑब्वियसली 11 अप्रैल के बाद जो है वो थ्रेश होल्ड हो जाएगा 29,000 पाउंड्स जो है। अगर आपके 29,000 पाउंड्स आप इनकम अपनी शो कर सकेंगे तो देन जो है आप अपने बुड्ढी को, बंदे को जो है वो यहाँ पे बुलवा सकते हैं, अपने महबूब को जिसको कहेंगे, फियांसे को कहेंगे, मंगेतर को कहेंगे, जो भी आप रिश्तों का नाम दे दें। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, उससे आप यहाँ पे बुलवा सकते हैं। उसमें एक अहम टॉपिक है जिस पे मैं आज एक्चुअली आपको तफसील देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अगर आपकी जो एनुअल फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड है स्पाउस वीज़ा में, वो अगर आप मुकम्मल उसको नहीं कर पाते हैं, विल यू बी एबल टू प्रूव दैट अ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज मेट 18,600 या 29,000? तो अगर तो यस है, आप कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका आ जाता है नो, अगर आप नो करते हैं, देन क्या सिचुएशन आती है? देन उसके बाद आता है कि आपने जो अपनी इनकम को शो करवाना होता है ना, जो स्टार्टिंग में एक पॉइंट आता है जिसमें आता है कि कहां से आपकी इनकम ये पूरी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, या आप जो है वो एग्जाम्पशन में आप आते हैं वहां पे आप, या आपके पास सेविंग्स हैं उसमें आते हैं। ये बड़े डिफरेंट से चीजें हैं, उस पर मैं मजीद किसी दिन तफसील में बात करूंगा कि सेविंग्स क्या है और बाकी क्या है। एम्प्लॉयमेंट आ गई आपकी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ गई, आपके पास सेविंग्स आ गई, या उसके बाद आ जाता है और अदर इनकम सोर्सेज जो है। जब आप अदर इनकम सोर्सेज पे जाते हैं, लेट्स से अगर आपका फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड पूरा नहीं होता, तो आप जब दूसरे सेक्शन पे आप आते हैं तो फिर आपका आ जाता है कि कौन से आपने जो नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है कि आप काम भी नहीं कर रहे, वेले भी हो और वेले हैं भी नहीं। उसमें दैट्स कॉल्ड नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है, उसमें क्या आ जाती है? नंबर 1 आपकी आ जाती है इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी रेंटल। लेट्स से मैं अमीर आदमी हूँ,
काश के मैं हूँ। तो उसमें ये है कि मेरे मकान हैं, कुछ रेंट पे चढ़ाए हुए हैं, मैंने रेंट आउट किए हुए हैं। आजकल तो ये रेंट का भी बड़ा काम है जी, जितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनकी वजह से जितने केयर होम के लोग आ गए, लोगों ने एक एक कमरे ने बेचे, 8-8 बंदे बांटते, सो ताकि रेंट की इनकम है। सो रेंटल जो है, अगर आपकी रेंटल इनकम आती है और वो ऑफिशियल इनकम होनी चाहिए, ऐ नहीं कि जी कि तुसी एक वाल सीधे कर ले एक मकान लेके तो आपने जो है उसी के अंदर जो है मोहम्मदी बिस्तरे ना, वो हमारे लाहौर में होते थे दाता साहब के पास ना, उसको कहा जाता था मोहम्मदी बिस्तरे। बिस्तर नहीं होता जड़ा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜੀ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਬੈੱਡ ਜੋ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਦੇ ਜਿਹਾ बना के ना तो ਉੱਥੇ ਉਹ बिछा देते थे लोग। सो लेकिन वो कैश पेमेंट है तो उसके आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपकी रेंटल इनकम आप एग्रीमेंट के ऊपर आप ले रहे हैं, सो दैट्स कॉल्ड रेंटल इनकम। फिर आपके डिविडेंड्स जो आ रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, जो है आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वहां से आपको अगर कोई इनकम आ रही है, उसको भी आप जो है वो उसमें भी मैरिज वीज़ा आप ले सकते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर्स में जो है, या बाउंड्स जो होते हैं, या ट्रस्ट फंड्स जो होता है, आपने वहाँ पे जो है वो पैसा लगाया हुआ है, या वहाँ पे आपकी सेविंग्स या प्रॉफिट आ रही है। जो बहुत से लोग होते हैं ये जो स्टॉक्स और एक्सचेंज और ये जो शेयर्स का बिजनेस करते हैं, सो वो भी जो है बहुत से लोगों को इससे चूंकि अवेयरनेस नहीं है कि जी कि क्या हम इसको भी साबित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये कानूनन है, ये लॉ के मुताबिक है, ये मैं उनकी इमिग्रेशन रूल्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स जो है। सो सेविंग्स तो है ही है, लेकिन उस सेविंग से अगर आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो तब भी जो है आप इसमें जो फॉल जो है वो करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अगर आपकी कहीं से कोई दूसरी कोई इनकम आ रही है, जैसे ये बेनिफिट्स टाइप जो होते हैं, जो कंपनसेशन स्कीम्स के तहत जो आ जाते हैं, ये आर्म फोर्सेस वाले या एट्रीब्यूट बेनिफिट स्कीम वाले, वहाँ से अगर आपको आ रही है। यूके मैटरनिटी अलाउंस जो है, वहाँ से अगर आपको पेमेंट्स आ रही हैं। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड की एक्स की जो थी वो डेथ हो गई, तो समटाइम वहाँ से जो अगर किसी की इंश्योरेंस थी तो वहाँ की जो पेमेंट्स जो है वो आ रही हैं। या ये विडो पेरेंट्स अलाउंस जो है वो अगर आपको मिलते हैं जी। मेंटेनेंस ग्रांट और ये जो इस तरह की जो एसोसिएशन विद अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी और रिसर्च, ये जो वहाँ से आपको जो फंडिंग आती है, ये आपकी एक्चुअली इनकम हो रही है। लेकिन आपने पूरी एग्जैक्ट आपने इनकम ही दिखानी है, लेकिन इसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं कि आप कैसे कैसे उनको दिखा सकते हैं। ऑन गोइंग इंश्योरेंस पेमेंट जो है, बात आपको इंश्योरेंस आपने लेट से कोई इंश्योरेंस बाई की हुई थी, वहाँ से आपको अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है या आपको इंश्योरेंस जो है वो मिल रही है जी। उसके बाद आ जाता है जी कि लीगल सेटलमेंट बासकात हो जाती है, अगर आप कि किसी भी वजह से जो भी लीगल सेटलमेंट हुई वहाँ से आपको इनकम आ रही है। फिर उसके बाद समटाइम ये रॉयल्टी के पैसे भी जो मिलते हैं ना, कि ये जो बासकात राइटर्स होते हैं, बासकात ये जो एक्टर्स हैं, या बासकात आपको इस तरह की रॉयल्टी मिल रही है एज अ राइटर, तो देन जो है स्टिल आप इन चीज़ों को भी जो है वो दिखा सकते हैं जी के हमें यहाँ से जो है वो इनकम आ रही है जी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा एक अहम पॉइंट आ जाता है जिसको अपेंडिक्स FM 1.7 फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें ये चीज़ों में बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि जी कि क्या इसको हम 3 महीने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 मंथ्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो अगर हम इसकी बात करें जो इमिग्रेशन रूल्स की, तो ये 9 जुलाई 2012 को जो था इमिग्रेशन रूल्स जो अपेंडिक्स FM का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का उन्होंने थ्रेशोल्ड दिया गया था, तो उसमें मेन ये आ जाता है कि जो आप नंबर एक तो जो ये अप्लाई कर रहे हैं जी, कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी मेट बाय अ पर्सन अप्लाइंग फॉर एंट्री क्लियरेंस जो है टू लीव और इंडेफिनेट, उनके पास यहाँ तो ऑब्वियसली पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट हो, ILR हो, सेटलमेंट हो, तो उसके बाद आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं कर पाते हैं, सो उनके लिए जो है वो डिफिकल्टी हो जाती है आपको वीज़ा इशू करने में। लेकिन आप उसको किसी भी मद में जो है वो आप उनको प्रूव कर सकते हैं कि जी कि एक्चुअली वो देखना ये चाह रहे होते हैं कि जी कि क्या आप उनको भी यहाँ पे बुलवा के जो है वो बेनिफिट्स के ऊपर तो नहीं आएंगे। सेकंड, जो मैं आज अकोमोडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज आपकी बाकी चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है उसी पे बात कर रहे हैं कि या आपने वो शो करना है या आप एग्जेम्प्टेड है। दो के अलावा जो है कोई तीसरा मिडल का रास्ता कुछ नहीं है। ये कहीं होता ना कि जी कि नहीं जी इसमें यूं होगा, यूं होता तो यूं होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। होता है क्या, जो
कानून के मुताबिक होता है। ये नहीं कह सकते कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मंजूर खुदा जो है वो कानून से थोड़ा हट के हम कहेंगे तो फिर मंजूर खुदा ही होगा, लेकिन कानून में रूल्स में कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें या आर होता है या पार होता है, आपने सिर्फ कानून को फॉलो करना है। इसलिए जी हमें मजबूरी है, हम सिंगल मॉम हैं, हम सिंगल फादर हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, मैं बच्चों को कैसे पालूं, बच्चों को पालूंगी तो मैं जॉब कैसे करूंगी, मैं जॉब क्या करूंगी नहीं करूंगी तो मैं खामन को क्यों कैसे बुलवा सकती हूँ, या मेरा फलां इशू है, ये मैं कानून में किसी तरह का कोई आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आपने फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो शो करवाना है। वो किस तरीके से करवाना है ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ये करेंगे तो तभी आपको स्पाउस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा, फियांसे वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज आपको एक चीज़ मिलेगी, रिफ्यूज़ल। अगर आप रिफ्यूज़ल से बचना चाहते हैं तो आपको कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा, कानून के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। जो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक जो उनका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसी को ही फॉलो कीजिए। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।